अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक का मार्च 2022 का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। ये पेपर जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। चलो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 सेक्शंस एंड 61 क्वेश्चंस। इस पेपर में 6 सेक्शंस है और 61 क्वेश्चंस है। नंबर 2 क्या है, यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। तो इस तरह के जो आप सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, यूज ऑफ जेड टेबल इज अलाउड। तो जेड टेबल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, इस वीडियो में सेक्शन ए में फर्स्ट वन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस एंड राइट इट। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है, यानी 20 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर। देखिए, प्राइस इंडेक्स नंबर में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि करंट ईयर जो प्राइस के कंपेयर में करंट ईयर का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 4.5 टाइम्स कंपेयर टू द बेस ईयर। तो आपको पता है कि हम बेस ईयर जो हमेशा क्या है एज्यूम करते हैं, लेट दी बेस ईयर, है ना। बेस ईयर क्या एज्यूम करते हैं, 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट प्राइस जो करंट ईयर का प्राइस जो है वो 4 क्या लिखा, करंट ईयर का जो प्राइस है वो 4.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बेस ईयर जो हमारा कितना है 100, तो प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है 4.5 एज कंपेयर टू द बेस ईयर यानी 100। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 100 प्लस ये 450 हो जाएगा और यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आएगा 550। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर प्राइस। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है 550, तो ये क्या है सी। तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है सी, 550। अब देखिए ये सी इसका आंसर है। अब सेकंड वन का देखिए आंसर क्या होगा, इफ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 0.75 इन द ईयर 2021 with the respect to the base year 2020, then what will be the price index number for the year 2021। तो हमें प्राइस इंडेक्स नंबर बताना है किसका, 2021 का। और परचेजिंग पावर हमें कितना दी है 0.75। तो हमें परचेजिंग पावर, जब यहाँ पे वर्ड आ गया तो हमें किसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है, परचेजिंग पावर वाला। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। अब जो जो वैल्यू दी है वो लगाते जाएंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितना दिया गया है 0.75। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0.75 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ऐसे ही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, शॉर्ट में मैंने लिखा इंटू 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऐसे ही रहेगा और 100 अपॉन कितना हो जाएगा 0.75। जब आप देखिए 100 अपॉन 0.75 जब आप करते हैं तो कितना आंसर आता है 133.33। तो यहाँ पे कितना आएगा 133.33। तो यानी ये वाला आंसर है। तो अब ये आंसर हम चेक करते हैं कौन सी इसमें, तो देखिए सेक्शन ये जो सी है सी, तो सी में है 133.33। तो इस 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। देखिए आप लोगों को पता है कि जो आर होता है उसका क्या होता है -1 और +1 के बीच में होता है। तो अब कंफ्यूजन होगी यहाँ पे बच्चे लोगों को, इसमें से कौन सा लगाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, लेस देन है और यहाँ लेस देन और इक्वल टू, तो कभी भी ये वाला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, सी आएगा।
-1 लेस देन और इक्वल टू r माइनस लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। r ऑफ -x y इज इक्वल टू -0.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r ऑफ x, ठीक है, -y इज इक्वल टू क्या होगी वैल्यू? देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, किसी भी ये अननोन नंबर जो हमारा है, किसी भी उसमें अगर माइनस हो, चाहे r में हो, चाहे y में हो, चाहे x में हो, तो यहाँ पे जो आंसर दिया रहेगा वो भी आंसर, यहाँ पे भी वही आंसर सेम आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। तो फोर्थ का आंसर क्या आने वाला है? -0.5। कंफ्यूज नहीं होना, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट? जो रिग्रेशन लाइन होती है वो हमेशा किस पॉइंट पे पास होती है? तो रिग्रेशन लाइन जो होती है वो हमेशा इस पॉइंट पे पास होती है, ए वाला, ठीक है, x बार y बार। तो इस पे फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? ए। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? ए। x एंड y, ये रिग्रेशन लाइन इससे इससे पास होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। What is the coefficient of determination in the study of regression of two variables? Coefficient of determination, देखो आपको पता है coefficient determination क्या होता है? r स्क्वायर होता है। क्या होता है? देखिए 6 देखिए, r स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। r ये वाला r स्क्वायर जो होता है कैपिटल वाला, तो ये क्या कौन सा आएगा? स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। किसका स्क्वायर है? ये कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 6 का क्या आंसर आएगा? बी आएगा। स्क्वायर होता है वो, प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोरियंस का स्क्वायर नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएंस नहीं होता, वो किसका होता है? कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। किस? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। कौन सा? डिटर्मिनेशन जो होता है रिग्रेशन में। अब यहाँ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Which variation is shown in the decrease in production of the company due to strike? देखिए स्ट्राइक की वजह से, है ना, तो ये किस टाइप का वेरिएशन है? देखिए रैंडम है, ट्रेंड है, सीजनल है कि साइक्लिकल है? देखिए साइक्लिकल तो हो नहीं सकता है, ठीक है, सीजनल भी नहीं हो सकता है, ट्रेंड भी नहीं हो सकता है, ये क्या होगा? रैंडम होगा, यानी कभी भी हो सकता है, तो ये रैंडम है। तो 7 का क्या आएगा? ए। 7 का ए आएगा। 8 वाला देखिए। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज बेस्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएंस? जो रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएंस होता है उसमें कौन सा मतलब बेस्ट मेथड है फाइंड करने का? तो कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा डी आएगा। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक आपको समझ में आया है? अब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो थियरी आप ध्यान से पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का डी था। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? ए है। इफ P of AB is equal to P of A and P of B upon A is equal to P of B, then what type of events A and B are? तो A and B कौन से टाइप के इवेंट है? तो इंडिपेंडेंट है। कौन से इवेंट है? इंडिपेंडेंट। देखो P ऑफ A B रहेगा तो यहाँ पे P ऑफ A दिया हुआ है ना, A का A यहाँ पे देखिए, B का B दिया, इस तरह के फर्स्ट देखिए। तो इस तरह के जब इवेंट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो 10 का क्या आएगा? 10 का आएगा A। 10 का क्या आने वाला है? A। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया। विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स? देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल है? डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? वो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। तो कौन सा है? हाइट ऑफ स्टूडेंट, ये नहीं हो सकता क्योंकि हाइट क्या होती है? बढ़ती जाती है। वेट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी फिक्स नहीं है, ये भी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर ऑफ द स्टूडेंट, वो भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है घटता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बर्थ ईयर ऑफ ए स्टूडेंट, तो बर्थ ईयर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये किसकी इलस्ट्रेशन है? किसकी एग्जाम्पल है? डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जाम्पल है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आने वाला है, डी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x ex is equal to 5 and ex is equal to 35, what will the variance of this distribution? अब इसमें वेरिएंस फाइंड करना है। ex कितना दिया है, 5 दिया, ex स्क्वायर कितना दिया है, 35 दिया। तो सिंपल फॉर्मूला है वेरिएंस फाइंड करने का। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने पढ़ा हुआ भी होगा, वेरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स और होल स्क्वायर। अब देखिए ई एक्स स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए बच्चों एक्स दिया है 35, तो मैं यहाँ पे 35 सिंपली लिख लूंगी। ई एक्स हमें कितना दिया गया है बच्चों, एक्स 5 दिया गया है, 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 35 ऐसे ही रहेगा, 5 5 25, यहाँ पे क्या आएगा 10। तो वेरिएंस का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी आने वाला है, 12 का डी आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डी, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इज इक्वल टू 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ द मीन। अब देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इज इक्वल टू 10, आपको पता है जब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो यहाँ पे देखिए इस तरफ भी आपको 0.5 मिलेगा, यहाँ पे भी 0.5 मिलेगा, ये माइनस होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, n इज इक्वल टू 10 दिया गया है, यानी इसका जब फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, NP, क्या होता है, NP। तो देखिए बच्चों यहाँ पे n कितना दिया, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, n 10 दिया हुआ है। तो मैंने n की जगह पे कितना ले लिया, 10 ले लिया। p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब यहाँ पे देखते हैं 5 किस में दिया गया है, a में। तो 13 का आंसर क्या आएगा, 13 का आंसर क्या आएगा, 5। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो होता है इसका मीन क्या होता है, ये होता है, मीन इज इक्वल टू 0 होता है और वेरिएंस इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14 का ए, 14 का क्या होगा हमारा ए। आप थियरी पढ़ेंगे उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन म्यू। 0.5 होगा। देखिए नॉर्मल जो कर्व होता है तो इस तरह से देखिए ऐसा होता है, तो लेफ्ट साइड में भी 0.5 होता है, राइट साइड में भी 0.5 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.5। हालांकि लेफ्ट साइड में माइनस में दिखाता है और यहाँ प्लस में दिखाता है, पर जब हम उसे लिखते हैं तो माइनस में नहीं, यहाँ प्लस में लिखते हैं। ये आप ज्यादा ध्यान में रखना इस बात को, यहाँ पे माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना। आप प्रॉपर्टी में टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा 0.5 लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज शोन एज n 24, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इंक्लूड 99.73% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखिए 90 दिया है, 20 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब देखिए 16 देखिए, यहाँ पे 16 जो है देखिए, अब यहाँ पे क्या करना, देखो म्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्लस 3 और एच डी, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 20 है, एक में 20 को प्लस कर देंगे, एक में माइनस कर देंगे। तो पहले क्या करना होता है, पहले माइनस करना होता है। तो आप सिंपली क्या करना है, देखिए 20 माइनस 4 कर दो एक कॉलम में, एक कॉलम में 20 माइनस क्या कर दो, मतलब भी साथ में ही रहेगा, 20 माइनस 20 प्लस 4 कर दो, ये 20 और ये 4 सिंपली। तो इसमें कितना आएगा 16 और इसमें कितना आ जाएगा 24। तो ये कौन सा आंसर आएगा, तो आंसर आएगा बी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, बी, 16 एंड 24। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, एक कॉलम में माइनस करना है, एक कॉलम में प्लस करना है, तो आ जाएगा 16 और 24। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x स्टैंड -2, यहाँ पे 10।
तो यहाँ पे 10 दिया गया हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 17 की क्या है, 17 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड 3, और यहाँ पे ये इतनी सारी, अब यहाँ पे सिर्फ 10 दी थी, डायरेक्ट हमने 10 लिख लिया। अब यहाँ पे ये दिया तो हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 18 में हम लिखते हैं x का 4, ठीक है, पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या है x माइनस 3। अब आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी वाला, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में आता है, आपने पढ़ा है। तो इसको चलो पहले करते हैं। यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर माइनस के 9 जा 81 होता है बी स्क्वायर, और ये इस तरह से अपॉन में लिखते जाएंगे। अब यहाँ इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे इस तरह से वापस ये लिखते जाएंगे x माइनस 3, सॉरी ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब देखिए ये भी खुल रहा है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, 3 3 जा 9 होता है, x का स्क्वायर है, तो हम यहाँ स्क्वायर प्लस के 9 ऐसे रहेगा, इसको भी हम खोल लेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 3, 2 ब्रैकेट हो गया। अब नीचे देखिए क्या है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर बचने वाला है प्लस 9, और यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। सिंपली अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस के 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 जा 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 1 मिनट में अच्छे से लिखती हूँ इसको। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3 हमने लगाया है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट में 9 कितना हो गया, 18 हो गया, 3 कितना हो गया, 6 हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन 18 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 108। तो 108 जो है वो कहाँ पे है, डी में है। तो 18 का आंसर क्या होगा बच्चों, 18 का आंसर होगा डी, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ, इफ y is equal to ax plus b, a and b are consonant, then what will be dy by dx। देखिए जब ax plus b हो, y is equal to, और इसमें a भी consonant हो, तो हम क्या उसकी वैल्यू होगी, किसकी, dy by dx की। तो देखिए बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ax, देखिए मैं लिखती हूँ, y is equal to क्या दिया, ax plus b दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो b है, ठीक है, b की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है, b की वैल्यू 0 रहेगी, और ये जो ax है 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी कौन, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जब ये 0 होता है, जिसकी भी पावर 0 होती है, तो वो क्या हो जाता है, वो ये पूरा 1 हो जाता है, आपने पढ़ा है, तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस के 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस के 0 विच मीन्स ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। तो यहाँ पे ए कौन सा आंसर दिया गया है, ये हमारा दिया गया है ए। 19 में 19 का आंसर क्या है, ए, ठीक है, 19 का आंसर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, इफ u and v are two functions of x, then what is the formula of derivative of their product। देखिए इफ u और v, जब u और v क्या होता है, टू फंक्शंस होते हैं, किसके, x के, तो उसका डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इजी है, इसको देख के घबराना नहीं है। u के सिंपली डेरिवेटिव का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या करना है, u के साथ v लिखना है, v के साथ u लिखना है। तो कैसे, जब पहले मैं u ले रही हूँ तो u के साथ क्या लिखूंगी, dv, और यहाँ पे dx लिख लूंगी, और दूसरा सेकंड जब बनाऊंगी तो मैं v जब लूंगी तो इसके साथ d के साथ u आ जाएगा, d के साथ u, और यहाँ पे dx आ जाएगा। तो ये देखिए u के साथ v ले लेना है, v के साथ u ले लेना, dy बाई dx ऐसे रहेगा। अब देख लो ये कोई किस में है, ये वाला देखिए, u के साथ v नहीं होगा, u के साथ v होगा, तो u के साथ v के साथ u, dx, तो ये d वाला फॉर्म है। यहाँ पे इसका आंसर है 20 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा।
ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे पूछें, और आगे की वीडियो हम दूसरे सेक्शन B से हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।